हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और फाइनली हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया कि इसमें टोटल 6 टॉपिक पढ़ने और स्टार्टिंग जो है इसकी इस चैप्टर की कैसे हुई, ठीक है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर फर्स्ट से जस्ट पहले एक इंसिडेंट दिखाया गया है बच्चों, ठीक है ना। उस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। 14 जुलाई 1789, ये डेट याद रखिएगा। इस डेट को क्या हुआ, पेरिस जो है वो अलार्म था, पूरी तरह से अनरेस्ट हो गया, वहाँ पे क्योस मच गया, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जैसे आप क्या करोगे, टॉपिक नंबर 1 पढ़ोगे फ्रेंच सोसाइटी, उसके बाद जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको एक एक स्टेप करके अच्छे से समझ में आएगा। ये एक इंसिडेंट बीच का उठाया हुआ इंसिडेंट है जो आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस जो है वहाँ पे पूरी तरह से अनरेस्ट हो गया और लोग जो है सड़कों पर उतर आए। पीपल फॉर्म मिलिशिया, अप्रॉक्सीमेटली 7000 मैन और वुमेन थे, वो सड़कों पे उतर आए। देन फॉर्म मिलिशिया, मिलिशिया का मतलब होता है एक कॉमन पीपल की, आप आर्मी की तरह कह सकते हो। आर्मी बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा, टेक्निकल वर्ड हो गया आर्मी। मिलिशिया का मतलब होता है एक भीड़ कह सकते हैं आप, उपद्रवी भीड़। वो उसने क्या किया कि फोर्ट स्टॉर्म एट फोर्ट ऑफ बास्टाइल, बास्टाइल के फोर्ट पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, वहाँ पे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया, वहाँ के वेपन्स को लूट लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो कमांडर थे उनको मार दिया। ये सारी चीज़ें हो रही है। पेरिस सिटी मतलब एकदम उबल रहा है, कंट्री साइड में, गाँव में जो है कि स्प्रेड हो गई बातें, और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, पूरी तरह से क्योस मचा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कभी भी कोई अनरेस्ट होता है बच्चों, कुछ भी होता है, तो उससे क्या होता है कि जो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें, उसकी प्राइजेस जो है वो बढ़ने लगती है। वो कैसे बढ़ने लगती है प्राइजेस इस तरह से बढ़ने लगती हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जमा करके रख लो, पता नहीं कितने दिन तक प्रॉब्लम रहेगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो सोचते कितना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज अपने यहाँ जमा करके रख लो। तो वो हुआ इसके कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक रखना, जमाखोरी एक वर्ड होता है, उस करने के कारण प्राइसेस जो है वो क्या होने लगी, हाई होने लगी, ब्रेड की, खाने के सामानों की, ठीक है। तो ये एक माहौल पूरा बन गया है पेरिस में। और ये डेट कौन सी है, 14 जुलाई 1789। ये आपका इंट्रोडक्शन पेज है, उस पर बहुत कुछ नहीं है, बस आपको मूवी स्टार्ट होने से पहले एक ग्लिम्स दिया हुआ है, एक इमेज दिया हुआ है, और बोला गया है कि देखिए ये हुआ है। अब चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आप पढ़ोगे ये क्यों हुआ है, ये होने के बाद फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। और आप देखोगे बीच में एक जगह जो है कि किंग को और उनके पूरे परिवार को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फिर फ्रांस को कौन चलाता है, उस पर कौन रूल करता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन 14 जुलाई 1789 के इंसिडेंट से लेकर के और किंग को एग्जीक्यूट करने तक। हिस्टोरियंस ने एक इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का दिया, या एक बीच का कोई इंसिडेंट उठा करके आपको समझा दिया, बस इतना ही। अब स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ये इस चैप्टर का बच्चों फर्स्ट टॉपिक है। टोटल 6 टॉपिक एज आई टोल्ड यू इसमें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहली बात, आप ये 4 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इन 1774 लुइस 16 इंथ्रोन ऑन फ्रांस, फ्रांस के राजा बने ये भाई साहब, इनका नाम याद रखिए, लुइस 16 किंग बने। बहुत अच्छी बात है, भाई साहब किंग बन गए, बहुत बढ़िया। अब इससे अच्छा क्या कि किंग ही बन गए, ठीक है ना। धरती पर भगवान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो रूलर ऑफ द कंट्री, वो चाहे किंग हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, तो किंग बन गए लुइस 16। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई वो हुई ये प्रॉब्लम, इम्पटी। क्या हुआ, फ्रांस जो है वो वॉर में हमेशा रहता था उस समय, और जब ये इंथ्रोन्ड हुए 1774 में, इसके पहले भी अमेरिका को हेल्प किया था ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने में फ्रांस ने, और उसके 13 कॉलोनीज़ को जो है कि इंडिपेंडेंस दिलाई थी, तो उसमें हेल्प किया। तो ये सब जानते हैं आप, कभी भी कोई भी कंट्री वॉर लड़े, वो जीते या हारे, ठीक है ना, लेकिन उस पर एक इकोनॉमिक बर्डन जरूर आता है।
तो वो बर्डन क्या हुआ कि फ्रांस का जो कोस्ट था, जो ट्रेजरी थी, वो खाली हो गई। ठीक है भाई साहब। उसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन लिवरे, लिवरे उस समय फ्रांस की करेंसी थी, ये करेंसी थी जो कि करेंसी ये 1794 में इसको बंद कर दिया गया। 1794 में कौन आया उसने इसको बंद कर दिया, ये अभी मैं बताऊंगा। तो ये करेंसी, तो डेप्ट ऑफ 2 बिलियन लिवरे ऑन विच कंट्री, फ्रांस। इतने बड़े डेप्ट में ये लोग थे। अब लुइस 16 भाई पैसा खुद तो कमाते नहीं है राजा, उनको तो पैसा एक ही है कि बस जनता पे टैक्सेस को बढ़ाओ और जो है कि अपनी ट्रेजरी भरो। तो फाइनली उन्होंने क्या प्लान किया, किंग प्लान टू इंक्रीज द टैक्सेस। ये इंसिडेंट याद रखिएगा, किंग प्लान टू इंक्रीज टैक्सेस। इन्होंने जो है कि टैक्सेस को इंक्रीज करने का प्लान बना। एक और रीज़न था कि जो वहाँ पूरा पैलेस था, उसका जो कोर्ट था, आर्मी थी, उसको मेंटेन करने में भी बहुत पैसा लगता था। ठीक है ना, मतलब एकदम जैसे जो बोल सकते हैं बेफिजूल खर्च जो है कि बहुत ज़्यादा थे इस एब्सोल्यूट मोनार्की में। मोनार्क जब एब्सोल्यूट होता है तो वो कोई उस पर कॉन्स्टेंट लगाने वाला, कोई उसको रोकने वाला तो है नहीं, तो जितने मन करे उतना जो है कि वो पैसा खर्च करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी ओवरऑल। मतलब किंग को जो है कि किसकी ज़रूरत है, वो है करेंसी की ज़रूरत है। हमारे भाषा में, इंडियन भाषा में बोले तो पैसे की ज़रूरत है। ठीक है ना। अब वो कहाँ से आएगा, सिर्फ जो है जो कॉमन पीपल है उन पे क्या करो, टैक्सेस को बढ़ाओ। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कॉमन पीपल पे ही टैक्सेस को बढ़ाओ, और कोई क्या टैक्स नहीं देता था क्या? ठीक है ना। तो वो बात आपको समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे सोसाइटी ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम। इस ओल्ड रिजीम सोसाइटी कैसी थी और उसमें भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या, वो भी रीजन बना रेवोल्यूशन का। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सोसाइटी जो है एक रिजिड सोसाइटी थी, याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल सोसाइटी नहीं थी। रिजिड सोसाइटी की मतलब मैं यहाँ हूँ तो हूँ, मैं फर्स्ट स्टेट में हूँ तो हूँ, मैं सेकंड में हूँ तो हूँ, है ना। हमारे कुछ प्रिविलेजेस हैं, मैं बाय गॉड बाय किंग हमें जो है कि कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं। तो ये सोसाइटी थी। कॉमन पीपल जो थे वो थर्ड स्टेट में थे, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड में नोबेलिटी, थर्ड में कॉमन पीपल। इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 0.5% थी टोटल पॉपुलेशन की। इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2% थी, और इनकी जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 97% पॉपुलेशन थी ओवरऑल 100% में। तो ये पॉपुलेशन थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये प्लानिंग कर रहे हैं भाई साहब, उसका पूरा का पूरा बर्डन इन्हीं लोगों पे आता। ठीक है ना। क्यों आता? क्योंकि ये थर्ड स्टेट के लोग ये क्या कर रहे हैं, दो तरह के टैक्सेस को पे कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेट को टीसीस नाम का टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिसको रिलीजियस टैक्स बोलते थे उस समय फ्रांस में। और सेकेंड स्टेट नोबल्स को जो है कि टैले नाम का जो है कि टैक्स पे कर रहे थे ये कॉमनर्स। कॉमनर्स में आप जानते हैं नौकरी पेशा लोग, गरीब, पीजेंट, फार्मर, ये सब लोग आते हैं, लॉयर, छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये सब कॉमनर थे, आम आदमी थे। और ये लोग जो है कि इन दोनों प्रिविलेज, दे कहते दैट वी आर प्रिविलेज। तो ये प्रिविलेज लोगों को, प्रिविलेज सिर्फ एक चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए प्रिविलेज है भाई साहब आप? प्रिविलेज इसलिए कि हमें टैक्स किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ टैक्स को लेना है, इसीलिए हम प्रिविलेज हैं। ठीक है। तो ये सोसाइटी थी। तो ये ओल्ड रिजीम की सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी, दे आर प्रिविलेज। इनको किसी से कोई टैक्स नहीं लेना है, नहीं देना है, सिर्फ टैक्स को लेना है कॉमन पीपल से। चर्च लेता था तीसरे रिलीजियस टैक्स, नोबेलिटी लेते थे टैले, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो किंग अपना टैक्सेस को इंक्रीज करने के बारे में सोचने लगे, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा बोझ जो है कि वो कॉमन पीपल पे आएगा। हाँ, एक आप देख रहे हैं कि माहौल बन रहा है, हाँ, किस चीज़ का? लोगों के नाराज़ होने का, वो गुस्सा होने का। ठीक है ना। जब तक लोग नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, तो रेवोल्यूशन क्यों करेंगे? खुश है तो फिर क्या रेवोल्यूशन करें? अपने अपने घर में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ। एक बात और, एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों स्टेट में से किंग किस में आते थे, तो वो किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं थे, वो तीनों स्टेट से अलग थे किंग, ये याद रखिएगा। और एक और टेक्निकल टर्म याद रखिएगा कि इन जो ये आपको हायरार्की दिख रही है, इसमें अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं थी। अपवर्ड मोबिलिटी वाज नॉट पॉसिबल, मतलब नीचे का कोई इंसान ऊपर, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब रिजिड सोसाइटी, जैसे इंडिया
में आपको कास्टिज्म में दिखता है, रिजिड है। कास्टिस्ट सिस्टम जो है वो क्या है, रिजिड है, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। कोई भी कास्ट का जो इंसान दूसरे कास्ट के इंसान को जो है कि ये नहीं कहता कि ये कन्वर्ट होकर हमारी जाति के बन जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भारत के जाति सिस्टम में। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। तो ये था बच्चों फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी का टॉपिक स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 1.1 जिसमें हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 में देखिए 1.1 टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब क्या हो रहा है, खाने की प्रॉब्लम होने लगी। अभी तो आपने देखा सोसाइटी, जो पुरानी सोसाइटी उसमें रिजिडिटी है, ठीक है ना, उसमें भी लोग नाखुश हैं, भाई हम ही को क्यों सारे टैक्स देना, ये प्रिविलेज कौन इनको बताया। मान रहे हैं, अभी तक मान रहे हैं, लेकिन आगे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अभी आपको पता चले। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो है फ्रांस की, वो बोला जाता है कि 1715 से लेकर 1789 तक अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन जो है वो बढ़ गई, 50 लाख के आसपास। ये आज के टाइम में नहीं लगता होगा कि ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम में आज से लगभग 300 साल पहले, 250 साल पहले ये काफ़ी बड़ी जो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज है। और उससे क्या हुआ कि आप जानते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ता है तो जो है कि प्राइजेस बढ़ जाती हैं। तो क्या हुआ कि जो खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे ब्रेड है, इसकी प्राइजेस तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइस। ऐसा नहीं था कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके वेज को नहीं बढ़ाया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कोई भी करेंसी है, जैसे मान लो कि हम इंडिया के हैं तो रुपये की बात कर लेते हैं कि अगर 10 पैकेट जो है ब्रेड वो अगर 10 रुपए का मिल रहा होगा, ठीक है, और एक मजदूर का वेज जो है वो मान लीजिए कि 10 ही रुपये है, ठीक है ना, 10 ही रुपये है डेली का, तो वो 10 पैकेट ब्रेड आराम से खरीद ले रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक मजदूर का जो वेज है वो बढ़ा करके 12 रुपीज़ कर दिया गया है, लेकिन क्या हुआ है कि एक पैकेट ब्रेड का दाम जो 1 रुपए के आसपास था वो क्या हो गया है, अब 1.3 रुपीज़ हो गया है, 1 रुपये 30 पैसे हो गया है। तो अब जो है 10 पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए उसको 13 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 13 रुपये। तो आप देखिए कि वेज बढ़ने के बावजूद भी वो 10 पैकेट ब्रेड नहीं खरीद पा रहा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो ब्रेड की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही। मतलब जिस हिसाब से वेज को बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से जो है कि जिस हिसाब से ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस रेट से वेज नहीं बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है। तो वही इस लाइन का मतलब है, वेजेस डिड नॉट कीप पेस। वेजेस तो बढ़ रही थी लेकिन उस पेस को नहीं पकड़ पा रही थी जिस पेस से जो है कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चों, महंगाई। जब आपके पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा ही कमज़ोर हो जाता है और पता नहीं चलता है, हमें तो लगता है कि नहीं मेरी कमाई बढ़ रही है, लेकिन बाहर जब आप मार्केट में जानते हैं तो पता चलता है कि नहीं, चीज़ों के दाम तो कमाई से हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, ख़ासतौर से लोअर मिडिल क्लास और जो वर्कर क्लास है, इन लोगों की जो जिनकी इनकम कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज़ हुई, और इसके कारण क्या होता है, पुअर और रिच के जो बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। और यही फ्रांस में हो रहा था। ये एक उस समय की सोसाइटी का एकदम इमीडिएट कॉज है। तुरंत क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम है, खाने के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, कमाई नहीं उतनी है जितने जो है कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है ना, और इसने क्या किया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, खाने पीने के जो सामान थे उनकी क्राइसिस हो गई। ये पहली चीज़ हुई। ठीक है ना, ये इंसिडेंट हुआ। मतलब क्या, वो आपने ओल्ड रिजीम की सोसाइटी देखा, वो उसमें तो रिजिडिटी थी, उसमें भी कुछ लोग नाखुश होंगे। उसके बाद जो तुरंत का अगर माहौल करें, 1 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल से क्या हुआ, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये था द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था। खासतौर से जो लोग क्या थे, वो जो पुअर थे, जो गरीब थे बच्चों। ठीक है ना, नाउ कम टू द टॉपिक नंबर 1.2 ऑफ टॉपिक 1, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फ्लो चार्ट दिया है जिसको थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पे आपको 3 कॉलम जो है वो भरे हुए दिख रहे हैं, बैड, हार्वेस्ट
द पोरर कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, डिजीज एपिडेमिक। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है कि फसल का खराब हो जाना, गरीब लोग जो है कि वो अब ब्रेड खाने का सामान खरीदने में कैपेबल नहीं है, नहीं खरीद पा रहे, और बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है। ठीक है ना, रोग फैलता है। महामारी फैलने के कारण क्या फैलता है, रोग फैलता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 5 जो कॉलम दिए हैं उसमें जो है कि आपको नीचे टॉपिक दिया हुआ है बना करके एक्टिविटी में, उसको भरना है और पूरे बात को समझना है। देखिए, फसल खराब हुई, बैड हार्वेस्ट, तो उसके कारण क्या होता है, अनाज की कमी। ठीक है ना भाई, 10 कुंटल होता था, फसल खराब हो गई, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, कुछ भी हुआ, पता नहीं किस कारण से, जिस भी कारण से हुआ। ठीक है ना, 2 मेनली रीज़न होते हैं, या तो बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, या तो ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भी हुआ होगा उसके कारण क्या हुआ, जो है अनाज की कमी हो गई, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। ठीक है, अनाज की कमी हो गई। अभी जस्ट पहले आपने देखा था पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, साथ में अनाज की भी कमी हो गई। वो भी क्यों, ड्यू टू बैड हार्वेस्ट। तो नेक्स्ट में क्या भरना है, उसको फिल करना है कि जो फूड के प्राइजेज हैं वो राइज कर जाएंगे, फूड के प्राइसेस राइज कर जाएंगे। गरीब हैं बेचारे, उनके पास तो पहले से ही पैसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पुअर कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। गरीब लोग अब ब्रेड को खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि फूड के प्राइसेस क्या कर गए, रोज कर गए। ठीक है, बढ़ गए। अब गरीब जब खाने के लिए खाना ही नहीं ले पा रहा है, ब्रेड ही नहीं ले पा रहा है, क्या होगा उससे, उसका 2 चीज होगी, शरीर कमजोर होगी। ठीक है, खाने के लिए नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर, कॉमन सेंस की बात है। और क्या होगा, दंगे होने लगेंगे, खाने के सामान के लिए क्या होगा, दंगे होने, लूट होने लगेगी। हो सकता है भीड़ जो है मिलिशिया टाइप का जो है, जो आप लोग एकदम स्टार्टिंग में देखा था, वो जाए और दुकानों को लूटने लगे। ठीक है, तो ये क्या, बॉडी वीक होने लगेगी और खाने के लिए दंगे होने लगेंगे, फूड राइट्स होने लगेंगे। उसका क्या असर होगा, डेथ होने लगेगी, दंगे होंगे, डेथ होने लगेगी, मारपीट होने लगेगी। ठीक है, आप जानते हैं दंगे में क्या होता है, या जान माल का नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी। ठीक है ना, तो फूड राइट हो रहा है, दुकानों को तो लूटा ही जा रहा है, उसमें हो सकता है जो पुलिस हो, जो भी वहाँ पे फोर्स हो, वो फायरिंग कर दे, और उसके कारण क्या होता है, लोगों की डेथ होने लगती है। तो ड्यू टू फूड राइट, यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या फिल करना है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। यहाँ पे आपको वीकर बॉडी को वाले कॉलम को भी यहीं पे लाया गया है कि जब बॉडी कमजोर होती है, बॉडी कमजोर होती है तो बीमारी पकड़ती है, बीमारी पकड़ती है तो महामारी फैलती है, और उसके कारण भी क्या होता है, डेथ होती है। तो इसीलिए इस कॉलम को भी आपको यहीं पे ले आकर के रखा गया, और इस कॉलम को भी यहाँ पे इन फाइनली रखा गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि गरीब लोगों की डेथ होने लगी। तो ये पूरा था हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर 1.3 पे। टॉपिक नंबर फर्स्ट में 1.3 लास्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा है, और ये पूरा माहौल बना करके जाएंगे, कहेंगे देखो हम लोग लास्ट में आए हैं लेकिन पूरा रेवोल्यूशन के लिए माहौल बना के जा रहे हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेस एंड इनटू प्रिविलेज। मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास ग्रो करने लगा, याद रखेगा, एक क्या हुआ, मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करने लगा, और उसने क्या बोला कि प्रिविलेजेस जो है वो सही नहीं है। इसका क्या मतलब है, देखिए समझते हैं इसको। थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड पीपल थे, थर्ड स्टेट में मैंने जैसे अभी आप सोसाइटी थोड़ी देर पहले बताया था, और बताया था कि 97% लोग उसमें थर्ड स्टेट में आ रहे थे ओवरऑल में, और उसमें से जो एजुकेटेड पीपल थे, जैसे टीचर्स थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, ये सारे लोग, ठीक है ना, ये सब लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि एजुकेटेड इंसान जो है वो कंजर्वेटिज्म पे सबसे पहले अटैक करता है। वो क्या हो जाता है, वो रैशनल हो जाता है, वो लॉजिकल हो जाता है, वो हर चीज में लॉजिक खोजने लगता है, वो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देता है। तो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड पीपल, कौन से पीपल, एजुकेटेड, याद रखिएगा, कौन से, एजुकेटेड पीपल, इन्होंने क्या किया, ये एज अ मिडिल क्लास तैयार हुए। मतलब ये मिडिल क्लास ये मत समझिए कि सेकेंड स्टेट के लोग हैं, नहीं, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास पीपल, ये एजुकेटेड हो गए। बहुत खतरनाक लोग ये होते हैं, ये लाइफ में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं, लेकिन क्या होता है, सेटिस्फाइड रहते हैं।
इनकी एक जॉब लग जाती है, पैसा कमाने लगते हैं, घर बनवा लेते हैं, आराम से जीवन जीते हैं अपना, लेकिन खतरनाक बहुत होते हैं क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेशन आप जानते हैं, एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। तो ये मिडिल क्लास लोग, इन्होंने बहुत खतरनाक बात बोल दी और बोल दिया कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी क्या भाई, हम टैक्सेस को लेंगे, टीथेस को लेंगे, टैली को लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ हैं। क्या है, हम लोग प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, उसी पे अटैक कर। कोई ग्रुप नहीं होता है, बेवकूफ बना रहे हैं हमें, ठीक है, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ कि कोई प्रिविलेज बाय बर्थ होता है। लो भाई, उनकी असली पावर कोई उनसे छीनने की कोशिश कर, ये जान गए थे, एजुकेटेड हो गए थे, ठीक है ना। वो गरीब हैं, किसान हैं, वो क्या, हाँ ठीक है माई बाप हम पढ़े नहीं हैं, जो आप बोल रहे हैं वही, राजा जो बोल रहे हैं वही सही है, राजा तो भगवान होता है उनके लिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुए। और इन्होंने जो है कि उस सोसाइटी पे क्या कर दिया, आइडियोलॉजिकल अटैक कर दिया, दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और उससे जब एक कदम और आगे बढ़े तो बोले कि हाँ, फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहिए, कानून के लिए सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रिविलेज कोई है ही नहीं, सबके लिए कानून बराबर, चाहे फर्स्ट स्टेट का, सेकंड का और थर्ड का, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें फैलने लगी लोगों में। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम था अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स एंड एंड टू प्रिविलेज। इसने प्रिविलेज को, जो सबसे बड़ा हथियार था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों का, उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि ये लोग क्या हो गए थे, एजुकेटेड हो गए थे, रैशनल हो गए थे, लॉजिकल हो गए थे, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बाद देखिए कुछ फिलोसोफर आएंगे और वो आग में घी की तरह काम करेंगे। तो अब बात करते हैं उन फिलोसोफर की जिन्होंने आग में घी डाला। वो उसमें से सबसे पहले कौन थे, लॉक साउथ। इन्होंने अपनी कंपाइलेशन टू थीसिस ऑफ गवर्नमेंट में क्या बोल दिया, जो किंग हैं उनके पास जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं और जो डिवाइन पावर्स हैं वो सही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ही रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। जो उनके फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग जो अपने आप को प्रिविलेज बोलते थे, उनके चाटुकार जो राजा के थे, वो क्या बोलते थे, या खुद किंग क्या बोलते थे, हाँ, पूरा क्या माहौल बना रखा था कि ये क्या है, इनके पास दैवी शक्तियां, एब्सोल्यूट पावर इनके पास है, उसको कोई उनसे नहीं छीन सकता है। जनता को ये बताया जाता था, जनता कहती है हाँ ठीक है किंग है हमारे, इनके पास डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर। उसको इन्होंने रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट करने का क्या मतलब है बच्चों, खंडन करना, मना कर देना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो है कि अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया है हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को कमज़ोर रखने के लिए, कि हमें कोई राइट ना मिले, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, हम चुपचाप क्या करें, जो बोला जाए उसको मानते रहें, ठीक है। प्रिविलेज लोग जो है कि सोसाइटी में क्या करें, वो उसका फ़ायदा उठाते रहें और हमारे पे रूल करते रहें। तो पहले ये लॉक्स आउट, पहले फिलोसफर। सेकेंड, रॉस्यू। रॉस्यू ने क्या बोला, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, जैसे कि हम एक डेमोक्रेसी आप बोल सकते हो, इनडायरेक्ट, अभी ये टर्म यूज तो नहीं हुआ है। लोग क्या होगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव उस असेंबली में जाएंगे, उस सभा में जाएंगे, उस जो भी पार्लियामेंट है वहां पर जाएंगे और क्या करेंगे, लोगों की बात को रखेंगे। तो ये बात बोली रॉस्यू ने, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये बात बोली इन्होंने, ठीक है। इसको बोलते हैं अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और कॉमन पीपल जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट में लेकर के आना। उसके बाद लास्ट मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या बोला, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। इंडिया में रहने वाले लोगों को ये तो समझने में इसकी समझाने की जरूरत ही नहीं कि इसका क्या मतलब है। मतलब डिवीजन ऑफ पावर, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, एब्सोल्यूट पावर जो इन भाई साहब के पास थी, मोनार्क भाई साहब के पास, इनके किंग के पास, ये क्या करनी चाहिए, बंटनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो आप देखिए कि ये लोग जो है कि कैसे पूरी तरह से माहौल को बना रहे हैं, और अब जो है, जो ओल्ड रिजीम था उस पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं।
अपने अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ, और मिडिल क्लास जो है फुल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो एजुकेटेड हो गया है, लॉजिकल हो गया है, रैशनल हो गया है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 1 में इतना ही, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब हम लोग मिलते हैं टॉपिक नंबर 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।